क्वेश्चन नंबर 43, मिस्टर नायर इज वर्किंग इन एडवर्ड जूट मिल्स कोलकाता। तो ये मिस्टर नायर एक प्राइवेट एम्प्लॉय हैं। ही गेट्स बेसिक पे एट द रेट 70,000 पर मंथ। बेसिक पे फुल्ली टैक्सेबल 70,000 इंटू 12। डियरनेस अलावेंस 5,000 पर मंथ, ये भी फुल्ली टैक्सेबल 5,000 इंटू 12। इंटरटेनमेंट अलावेंस, क्योंकि ये प्राइवेट एम्प्लॉय हैं इसलिए इंटरटेनमेंट अलावेंस भी फुल्ली टैक्सेबल। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो कुछ डिडक्शन मिलता। ठीक। एजुकेशन अलावेंस ₹350 पर मंथ फॉर अ चाइल्ड से कहने का मतलब है एक बच्चे के लिए, इनके एक ही बच्चे हैं या जितने भी वैसे एक बच्चे के लिए मिस्टर नायर को एजुकेशन अलावेंस मिला है 350 रुपये पर मंथ। हमने अपनी सेकंड या थर्ड इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था कि रूल कहता है कि 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट होता है एजुकेशन अलावेंस में, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। ठीक। और यहाँ तो एक ही बच्चे हैं तो आप क्या करोगे, 350 इंटू 12 करके जो अमाउंट आएगा इनर कॉलम में लिखना, और उसमें से देखो यहाँ लिख के बता दे रहा हूँ, 350 इंटू 12 करके इनर कॉलम में अमाउंट लिखना। उसमें से आप क्या करोगे, क्योंकि 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए एग्जेम्प्ट रहता है, तो आप यहाँ लिखोगे 100 इंटू 12। ठीक है। फिर यहाँ से लेस कर देना, जो ये अमाउंट आएगा वो टैक्सेबल एजुकेशन अलावेंस हो जाएगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। He has been provided with a rent-free house by the mills, the fair rent of which is rupees 2 lakh per annum. He has also been provided by the mill with the facility of free use of furniture costing rupees 40,000 and a refrigerator costing rupees 8,000. सबसे पहली बात तो रेंट फ्री हाउस में हमको फेयर रेंटल वैल्यू से कोई भी मतलब नहीं होता है, ध्यान रखना। फेयर रेंट को इग्नोर कर देना रेंट फ्री हाउस में। ठीक। दूसरी चीज़ ये कि रेंट फ्री हाउस वाली आप वीडियो जाके देख लो, क्योंकि इस साल मेजर चेंज आया है और मैंने वो मेजर चेंज को और फॉर्मूले को और क्या कहते हैं जो भी उसका एक एग्जाम्पल बेस्ड है क्वेश्चन वो भी मैंने करा रखा है, तो आप सब देख लो जाके, आपको रेंट फ्री हाउस समझ में आ जाएगा। ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में रेंट फ्री हाउस में 2 चीज़ देखी जाती है, एक कि हाउस ओन बाय एम्प्लॉयर है या हाउस टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर है। जब यहाँ कुछ नहीं बोला है तो हम मानेंगे कि हाउस जो है वो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है। लेकिन यार हाउस ओन बाय एम्प्लॉयर में तो हमको पॉपुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ इस क्वेश्चन में तो पॉपुलेशन दिया ही नहीं हुआ है, बस ये बोला है कि वो कोलकाता में घर सिचुएटेड है। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ पे ना दिया हो तो आप क्या मानोगे कि जो सबसे टॉप वाली पॉपुलेशन की कैटेगरी है ना, उस वाली कैटेगरी के थ्रू सॉल्व कर देना। ठीक है। बाकी अभी जैसा कि आपको पता है कि मैं थोड़ा बाहर आया हुआ हूँ तो मेरे पास वाली नोटबुक है नहीं जिसमें मैंने फॉर्मूला लिखा था, वरना मैं वो भी आप लोग को दिखाता हूँ। तो मैं सीधे आपको सॉल्यूशन में रेंट फ्री हाउस सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक। अभी बस इतना जान लो कि, और हाँ, ये जो बोला गया है कि फ्री यूज ऑफ फर्नीचर, तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना वो फर्नीचर का। तो फर्नीचर में भी 2 चीज़ होता है कि फर्नीचर अगर एम्प्लॉयर खुद का है, एम्प्लॉयर का खुद का, तो हम सीधे उसका 10% ले लेते थे। अगर फर्नीचर हायर किया गया है तो फुल हायर वैल्यू। तो यहाँ पे कुछ नहीं बोला है तो हम मानेंगे फर्नीचर और रेफ्रिजरेटर भी ओन बाय एम्प्लॉयर है। तो ध्यान रखना यहाँ पे फर्नीचर और रेफ्रिजरेटर दोनों प्रोवाइडेड है, तो केवल 40,000 का 10% नहीं लोगे, आप लिखोगे 40,000 प्लस 8,000, यानी कि 48,000 का 10% जो आएगा उसको ऐड करना। मतलब ऊपर वाला जो पहले कैलकुलेट करोगे पॉपुलेशन के बेसिस पे, उसमें 48,000 का 10% ऐड करोगे, ना कि 40,000 का। ध्यान रखना ये चीज। द मिल हैज प्रोवाइडेड हिम 2 small cars. The expenses relating to the cars are borne by the mill. The cars are used partly for private purposes also. The salary of the drivers is paid by mill. Other information relating to cars are cost of each car rupees 3 lakh, salary to each driver 5,000 per month, expenses first car की 70,000, second car की 50,000। कार वाली वीडियो भी जाके देख लो, मैंने पूरा कवर किया है अच्छे से कि उसमें क्या कैसे होगा। मिल ने, मतलब जिस मिल में ये काम कर रहे थे, तो मिस्टर नायर को 2 स्मॉल कार प्रोवाइड किए हैं। ठीक। उस कार की एक्सपेंसेस ओन भी मिल कर रहा है और एक्सपेंसेस भी मिल कर रहा है, यानी कि ओन्ड एंड एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर। कार बोथ यूज के लिए इस्तेमाल हो रही है, प्राइवेट पर्पस ऑल्सो लिखा है ना, मतलब कि ऑफिस एंड प्राइवेट दोनों के लिए।
सैलरी जो ड्राइवर की है वो कौन पे कर रहा है, मिल पे कर रहा है, ठीक है। जो वो कार थी, वो दोनों कार, मतलब एक कार 3 लाख रुपए की, दूसरी कार भी 3 लाख रुपए की। जो दोनों गाड़ी के ड्राइवर थे उनका सैलरी कितना था, 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ। सैलरी भी पे कौन कर रहा था, कम मिल। फिर एक्सपेंसेस, पहली कार की 70 हज़ार, दूसरे कार की 50 हज़ार। अब ध्यान दो, कार वाली वीडियो में ही मैंने बताया था जब भी किसी एम्प्लॉय को 2 स्मॉल कार प्रोवाइड हो तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, एक कार को बोथ यूज की तरह ट्रीट करोगे और सेकंड कार को या और जितनी भी कार होंगी उसको आप प्राइवेट यूज के लिए कैलकुलेट करोगे। समझ में आया? जब भी 2 कार मिले तो एक को बोथ यूज की तरह सॉल्व करना है, एक को प्राइवेट यूज की तरह। अब किसको आप बोथ यूज की तरह मानोगे, तो ये भाई आप पे डिपेंड होता है। तो इसीलिए भाई ज्यादा फायदा किस में होगा, जिसका एक्सपेंसेस ज्यादा है। तो आप देखो, फर्स्ट कार का एक्सपेंसेस है 70 हज़ार, ज्यादा है ना, तो इसीलिए फर्स्ट कार को आप बोथ यूज की तरह इस्तेमाल कर लो, क्योंकि वो आपके ऊपर वो होता है। तो फर्स्ट कार को आप बोथ यूज की तरह मान लेना क्योंकि इसका एक्सपेंसेस ज्यादा है, और सेकंड कार को आप प्राइवेट की तरह इस्तेमाल कर देना। तो अब देखो, बोथ यूज को हम कैसे सॉल्व, सबसे पहले हम देखते हैं ओन कौन कर रहा है। तो ओन यहाँ पे कर रहा है एम्प्लॉयर, ठीक। ओन बाय एम्प्लॉयर में 3 अलग अलग कंडीशन होती है, प्राइवेट, प्राइवेट, ऑफिस, बोथ यूज। तो ये है बोथ यूज वाला। बोथ यूज में होता है एक ओन एंड एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर। तो यहाँ ओन भी एम्प्लॉयर कर रहा है और खर्चे भी एम्प्लॉयर कर रहा है, इसीलिए स्मॉल कार का फिक्स होता है 1800 पर मंथ। आप कार वाली वीडियो जाके देख लो, उसमें मैंने ये समझा रखा है, ठीक। और क्योंकि ड्राइवर भी मिला है तो 900 रुपए पर मंथ आप ऐड कर देना। ये हो गया पहले कार का जिसको हम बोथ यूज वाला माने हैं, ठीक। अब जो प्राइवेट यूज वाला हम माने हैं तो वो सेकंड वाला मान रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान देना कि पहले कार में जो, हाँ, तो पहले कार का अब बस कुछ नहीं करना, बस इतना हो गया ट्रीटमेंट, इसके अलावा एक्सपेंसेस सब कुछ छोड़ दो। अब सेकंड कार को प्राइवेट यूज की तरह इस्तेमाल करोगे, तो आइए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। प्राइवेट पर्पस पे यूज जब भी होता है तो उसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस एट रेम्यूनरेशन इफ पेड टू ड्राइवर एट डेप्रिसिएशन 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कार। फिर जो अमाउंट आता है उससे लेस करते हैं इफ एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय और टैक्सेबल वैल्यू आ जाता है। तो एक्सपेंसेस हम केवल सेकंड कार को प्राइवेट पर्पस का मान रहे हैं तो 50,000 रुपीज आ जाएगा एक्चुअल एक्सपेंसेस में। रेम्यूनरेशन पे टू ड्राइवर तो हाँ है 5,000 पर मंथ पे है, तो केवल एक ड्राइवर का हम निकालेंगे क्योंकि ये हम बस सेकंड कार के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 5,000 इंटू 12 कर देंगे 60,000 रुपीज। फिर डेप्रिसिएशन 10%, तो कॉस्ट ऑफ ईच कार, दोनों ही कार का 3 लाख है, तो ये जो सेकंड वाली कार का हम कैलकुलेट कर रहे हैं 3 लाख रुपए, तो 3 लाख इंटू 10% 30,000 रुपीज। फिर इन सबको ऐड कर देंगे, जो अमाउंट आ जाएगा वही टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार हो जाएगी। फिर जो हमने बोथ यूज वाला वैल्यू निकाला है और ये जो प्राइवेट यूज वाला निकाला होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, फिर जो भी आएगा वो अपने फॉर्मेट में पुट कर देंगे। और इसमें एम्प्लॉय ने कोई भी अमाउंट पे नहीं किया, इसलिए यही वाला अमाउंट टैक्सेबल वैल्यू रहता है। आगे लिखा है ₹15,000 ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर नायर and his family members in a private hospital not owned by the employer were reimbursed by the mill। यहाँ क्या लिखा है पढ़ो, reimbursed by the mill। मिस्टर नायर उनके फैमिली मेंबर्स का प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ इलाज हुआ था जिसका 15,000 रुपये खर्च आया था, और वो पूरा का पूरा पैसा मिल ने यानी कि मिस्टर नायर के एम्प्लॉयर ने रीइम्बर्स कर दिया था, वापस कर दिया था। तो ये मिस्टर नायर के लिए हो गया परक्विजिट यानी कि फायदा, इसी वजह से ये 15,000 टैक्सेबल हो जाएगा। The company has provided the amenities of free lunch and free refreshment in office, the cost of which is ₹60 and ₹20 per day respectively for 250 days। पहली चीज, फ्री रिफ्रेशमेंट को अभी ऊपर भी एक क्वेश्चन में आया था, मैंने बताया था कि रिफ्रेशमेंट एग्जेम्प्ट रहता है, ध्यान रखना। लेकिन जो लंच रहता है उसका भी मैंने आपको, मेरे ख्याल से जो इंट्रोडक्शन की पहली 7 वीडियोस थी उसमें से लास्ट सेकंड वीडियोस में मैंने समझा रखा है, आप जाके देख सकते हो कि जब भी फ्री लंच प्रोवाइड हो ऑफिस में तो उस कंडीशन में लंच में पर मील पे 50 रुपए एग्जेम्प्ट होता है, ध्यान रखना। तो इसको देखो कैसे सॉल्व होगा। एक मील है 60 रुपए की, रूल ये कहता है लंच में कि 50 रुपए पर मील एग्जेम्प्ट रहेगा।
तो 60 रुपीज़ का एक मील था, 50 रुपये एग्जेम्प्ट कर दो। और कितने दिन तक खाना खाया इन्होंने, लंच खाया है, तो 250 डेज, जो भी अमाउंट आएगा वो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो रिफ्रेशमेंट वाला है, तो जैसे ही रिफ्रेशमेंट देखना ऑफिस के समय तो उसको एग्जेम्प्ट कर देना। ठीक है, लंच को इस तरीके से सॉल्व करोगे, 50 रुपये एग्जेम्प्ट करके। ठीक, he as well as the company contributes 14% of full basic pay and half of the dearness allowance towards recognized provident fund। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से पता चलने वाला है। पहली चीज़ तो ये कि मिस्टर नायर खुद और कंपनी भी बेसिक पे का 14% कंट्रीब्यूट कर रही है। जो खुद कंट्रीब्यूट करती है जो एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूट करता है अपना, उसको हम नहीं लेते हैं फॉर्मेट में। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ ऑलरेडी सैलरी में जुड़ा रहता है, लेकिन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेते हैं, मगर कितना? इन एक्सेस ऑफ 12%। कहने का मतलब 12% तक एग्जेम्प्ट रहता है, उससे जितना ज़्यादा केवल उतना ही टैक्सेबल। तो 14 माइनस 12, 2% टैक्सेबल हो जाएगा। अब जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ कह रहा था वो देखो, यहाँ पे बोला गया है फुल बेसिक पे एंड हाफ ऑफ द डियरनेस अलावेंस टुवर्ड्स द रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अब आपको याद होगा कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में मैंने बताया था कि सैलरी टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक सैलरी, डीए ऑन रिटायरमेंट, डीपी और कमीशन ऑन सेल्स। तो यहाँ पे क्योंकि बोल दिया कि आधा डीए केवल आरपीएफ में जा रहा है, इसका मतलब कि जो भी पर ईयर डीए आएगा, यानी कि या जैसे मान लो ये 5,000 पर मंथ डीए है, तो इसमें से आधा डीए केवल रिटायरमेंट पे है। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ ऊपर कहीं भी नहीं बता रखा है ये कि ये डीए रिटायरमेंट पे है। ठीक है, अब लेकिन भाई रेंट फ्री हाउस में हमको डीए रिटायरमेंट का काम आएगा, आरपीएफ में हमको डीए रिटायरमेंट का काम आएगा। तो यहाँ हमको ये हिंट दे दिया, ऐसे ही एग्जाम में देता है और बहुत लोग मिस कर देते हैं इसको। ठीक है, तो क्योंकि बोल रहा है कि आरपीएफ में डीए का हाफ अमाउंट जा रहा है, इसका मतलब जो भी आपका टोटल डीए होगा उसका आधा डीए किस पे है? रिटायरमेंट पे। तो ये बात ऐसे ही पकड़ लिया करो, ध्यान दिया करो इसको। ठीक है, आगे हमको टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करना है असेसमेंट ईयर 24-25। सॉल्यूशन देखते हैं 43 का। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। भाई फॉर्मेट सबसे पहले आप बना लोगे। ठीक, अब सबसे पहली चीज आती है बेसिक सैलरी। कितनी है यहाँ पे? 70,000 पर मंथ। 70,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, 12,784, ये हो जाएगा 8,40,000 बेसिक सैलरी होगी। ठीक है, बेसिक सैलरी के बाद दिया हुआ है डियरनेस अलावेंस। कितना है? 5,000 पर मंथ है। 5,000 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, ये कितना हो गया? 60,000। ठीक है, अब ध्यान देना, क्वेश्चन में ऐसे नहीं बताया गया है कि कितना डीए। डीए तो पहली बात फुली टैक्सेबल होता है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसे नहीं बताया गया है कि डीए कितना रिटायरमेंट पे है, कितना नहीं। ठीक, लेकिन हमको रेंट फ्री हाउस और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में काम आता है। तो यहाँ आप लास्ट में देखोगे कि जो लास्ट सेकंड पॉइंट है क्वेश्चन का, वहां बोल दिया है कि हाफ ऑफ डियरनेस अलावेंस आरपीएफ में जा रहा है। और हमने पढ़ा था आरपीएफ में केवल उतना ही डीए या वही डीए जाता है जो डीए रिटायरमेंट पे होता है। इसका मतलब कि हाफ डीए, इसका हाफ यानी कि 30,000 रुपए जो है वो डीए रिटायरमेंट पे होगा। तो रेंट फ्री हाउस या हाउस रेंट अलावेंस या फिर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ये सब निकालते वक्त ध्यान रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एग्जाम में भी होगा, क्या पता डायरेक्ट ना दिया हो, ऐसे छुपा हुआ हो, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये दोनों फुल्ली टैक्सेबल हो गए। फिर उसके बाद दिया हुआ है इंटरटेनमेंट अलावेंस। कितना अमाउंट है? 1,500 रुपए पर मंथ। तो 1,500 इंटू 12। अब ध्यान दो, ये यहाँ पे प्राइवेट एम्प्लॉई है मिस्टर नायर, इसी वजह से इंटरटेनमेंट अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। अगर मिस्टर नायर एक सरकारी एम्प्लॉय होते, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते, तो उस कंडीशन में यहाँ पूरा अमाउंट लिखने के बाद कुछ अमाउंट डिडक्शन मिलता है इंटरटेनमेंट अलावेंस में। ठीक, लेकिन ये प्राइवेट एम्प्लॉय है तो इसीलिए फुल्ली टैक्सेबल। 1,500 मल्टीप्लाइड बाई 12, ये हो गया 18,000।
इंटरटेनमेंट अलावेंस के बाद दे रखा है एजुकेशन अलावेंस। एजुकेशन अलावेंस के बारे में हमने शायद सेकंड या फिर थर्ड जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें पढ़ा था। पहली बात यहाँ फॉर अ चाइल्ड बोला है, यानी कि केवल एक बच्चों के लिए मिला है। और हमने रूल पढ़ा है कि 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन के लिए एग्जेम्प्ट रहेगा। तो यहाँ देखो, पहले इनर कॉलम में लिखना 350 मल्टीप्लाइड बाय 12। तो यहाँ कैलकुलेट कर लो, ये हो गया 350 मल्टीप्लाइड बाय 12, यह आ गया 4200। अभी आउटर कॉलम में मत लिखना क्योंकि इसमें कुछ अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है ना, तो 4200 इसमें से लेस करोगे। एग्जेम्प्ट कितना रहता है? रूल कहता है मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए और पर बच्चों के लिए 100 रुपए एग्जेम्प्ट रहता है, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। तो यहाँ तो एक ही बच्चा है, तो 100 इंटू 12 कर दो। समझ में आया बात को? 1200 रुपए लेस कर दो। ये हो गया आपका 3000 रुपीज एजुकेशन अलावेंस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। अब एजुकेशन अलावेंस का टैक्सेबल अमाउंट ये है, ना कि ये। समझ में आ गया बात को? एजुकेशन अलावेंस के बाद दे रखा है कि इनको यानी कि मिस्टर नायर को अपने मिल यानी कि एम्प्लॉयर की तरफ से रेंट फ्री हाउस मिला है। ठीक है, अब रेंट फ्री हाउस में प्राइवेट एम्प्लॉय में 2 कंडीशन होती है, हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और हाउस टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर। तो जब भी क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो तो आप मानोगे हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाली है। ठीक है, बाकी ध्यान रखना रेंट फ्री हाउस में हमको फेयर रेंट से कोई भी मतलब नहीं है, तो फेयर रेंट को इग्नोर कर दो, फेयर रेंट को इग्नोर कर दो। ठीक, तो अब रेंट फ्री हाउस जब हम ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाले तरीके से निकालेंगे तो उसमें पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है। अब जब यहाँ पे नहीं पता है हमको कि कितना पॉपुलेशन, सिर्फ सिटी का नाम बोला है कोलकाता, तो हम जो पॉपुलेशन की सबसे टॉप वाली कैटेगरी होगी उसमें सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ स्पेस छोड़ दो आप। तो आप वहाँ स्पेस छोड़ने के बाद यहाँ हेडिंग डालो रेंट फ्री हाउस। प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में जब भी रेंट फ्री हाउस कैलकुलेट करना, तो मैंने बताया सबसे पहला काम सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस निकालो, जिसका फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए ऑन रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस। बेसिक सैलरी कितना है? 8,40,000। अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया था ना। फिर डीए रिटायरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में बताया गया है कि साल का डीए कितना है? 60,000। और क्वेश्चन में और कहीं नहीं बताया गया है कि कितना डीए रिटायरमेंट पे है कितना नहीं। तो हम कैसे पता लगाएंगे भाई? कुछ नहीं दिया होता है तो हम छोड़ देते हैं डीए को। लेकिन क्वेश्चन का लास्ट सेकंड लाइन पढ़ो, यहां बोला है हाफ ऑफ डीए टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और हमने क्या पढ़ा था कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में केवल रिटायरमेंट वाला डीए जाता है, इसका मतलब कि हाफ डीए रिटायरमेंट पे है। ध्यान दिए? ऐसे करके एग्जाम में दे देगा और आप फंस जाओगे। यहाँ पे डीए रिटायरमेंट नहीं लोगे, तो ध्यान रखना इस बात को। तो इसका मतलब कि डीए रिटायरमेंट में 60,000 का हाफ अमाउंट केवल आएगा, यानी कि 30,000 रुपए। ठीक है, फिर डियरनेस पे नहीं है, बोनस नहीं है, कमीशन नहीं है। ठीक, ऑल टैक्सेबल अलावेंस के नाम पे सबसे पहले था डीए, तो डीए का तो हाफ अमाउंट लेंगे क्योंकि हाफ ही अमाउंट रिटायरमेंट पे है। वो कैसे पता लगा ये भी हम देख चुके हैं। इंटरटेनमेंट अलावेंस, इंटरटेनमेंट अलावेंस क्योंकि ये प्राइवेट एम्प्लॉई है तो फुली टैक्सेबल होगा, तो 18,000 रुपए। ठीक है, इंटरटेनमेंट अलावेंस के बाद है एजुकेशन अलावेंस। अब भूल से भी ये वाला अमाउंट एजुकेशन अलावेंस में टैक्सेबल मत ले लेना जो यहां लिखते हैं बाहर। तो एजुकेशन अलावेंस में 3,000 रुपए लिखो। ठीक है, अब स्टार्टिंग से देखते हैं भाई। बेसिक सैलरी ले लिए, आधा अमाउंट डीए का रिटायरमेंट पे था वो ले लिए, बोनस कमीशन नहीं था, डीपी भी नहीं था। फिर उसके बाद हमने ले लिया इंटरटेनमेंट अलावेंस और एजुकेशन अलावेंस। फिर उसके बाद है रेंट फ्री हाउस, फर्नीचर, फिर है कार, फिर उसके बाद है 15,000 ऑन ट्रीटमेंट और फिर है मील, और कुछ भी नहीं है। तो बस इन सबको पहले सही से लिख लो। यहाँ पे 8,40,000
प्लस 60,000 का आधा कितना होगा 30,000 प्लस 18,000 प्लस 3,000। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लो। तो ये आ गया 8,91,000। ठीक है, सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस। उसके बाद हम लिखते हैं ये कौन सी कंडीशन है, तो हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाली। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन था, जब नहीं बताया कि वो रेंट पे है और रेंटल वैल्यू भी नहीं दे रखी है, तो हम मानेंगे कि हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाली कंडीशन है। और ध्यान रखना, रेंट फ्री हाउस में फेयर रेंट से हमको कोई भी मतलब नहीं। यहाँ फेयर रेंट दे रखा है ना, उसको इग्नोर कर दो, उससे हमको कोई मतलब नहीं। ठीक, अब ओन्ड बाय एम्प्लॉयर में होता है पॉपुलेशन के बेसिस पे सॉल्व। ठीक, यहाँ तो पॉपुलेशन भी नहीं दे रखा है, तो आप क्या करोगे, दोनों पुराने और नए रेट्स में जो सबसे टॉप वाला पॉपुलेशन होगा उसके बेसिस पे सॉल्व कर दोगे। ठीक, अब उससे भी पहले एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ लिख के बता रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस देख लो। आपका असेसमेंट ईयर है 2024-25। प्रीवियस ईयर हुआ आपका 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी रेंट फ्री हाउस में चेंजेस लाए हैं वो आया है 1 सितंबर 2023 से। कहने का मतलब 31 अगस्त तक पुराने रेट से कैलकुलेशन और 1 सितंबर से नए रेट से कैलकुलेशन। ठीक, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, पहले के 5 महीने पुराने रेट से कैलकुलेशन। अब ध्यान दो, आप जाके रेंट फ्री हाउस वाला वीडियो देख लो, उसमें सारे रेट्स लिख रखे हैं मैंने और समझाया भी है एग्जाम्पल क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो जो पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे टॉप की पॉपुलेशन होती थी, भाई मैंने आपको बताया ना, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं मेंशन है तो आप सबसे जो ज़्यादा वाला पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे करोगे। तो यहाँ पे जो पुराने रूल के हिसाब से था, सबसे टॉप वाला पॉपुलेशन वो था 25 लाख एंड अबव और उसमें रेट था 15%। ठीक, तो 15% ऑफ सैलरी नॉट बेसिक, दिस वन मल्टीप्लाइड बाय, देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, पहले के 5 महीने, क्योंकि सितंबर से रूल चेंज है, 5 और टोटल महीने होते हैं 12। ठीक, प्लस नया जो रूल है वो कहता है 10% ऑफ सैलरी। ठीक, नॉट बेसिक, दिस वन मल्टीप्लाइड बाय सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 डिवाइड बाय 12। समझ में आ गया? यहाँ पे वैल्यू पुट करो फटाफट। 15% ऑफ सैलरी, ये वाली सैलरी 8,91,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 12 प्लस 10% ऑफ 8,91,000 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइड बाय 12। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करोगे देखो बता देता हूँ। इसका 8,91,000 का पहले कैलकुलेटर पे 15% निकाल लो, जो अमाउंट आएगा उसको मल्टीप्लाई करना 5 से, डिवाइड कर देना 12 से। ऐसे ही सेम इधर, तो ये आ रहा है 55,687.5 है, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 है तो इसीलिए हम इसको राउंड ऑफ करके 87 को राउंड ऑफ करके 88 लिख देंगे। 55,688, फिर से देख लो, आया था 55,687.5, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 था तो हमने 7 को बढ़ा के 8 कर दिया। ठीक, 55,688 प्लस, अब ये वाला सॉल्व करो, इसका 10% निकालो, मल्टीप्लाई करो 7 से, डिवाइड करो 12 से, ये हो गया 51,975। दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 51,975 प्लस 55,688, ये हो गया 1,07,663, 1,07,663। ठीक, अब फर्नीचर क्योंकि मिला हुआ है इसमें तो ऐड करते हैं।
अगर फर्नीचर हायर किए होते एम्प्लॉयर तो हम क्या करते, यहाँ पे फुल हायर वैल्यू जितने का भी फर्नीचर रेंट पे लिए होते वो वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, ठीक। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, बस फर्नीचर का कॉस्ट दे रखा है, तो हम मानेंगे फर्नीचर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है। तो आप यहाँ लिखोगे 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। अब ध्यान देना, यहाँ पे मिस्टर नायर को फर्नीचर भी मिला हुआ है और रेफ्रिजरेटर भी मिला हुआ है, तो दोनों ही चीज फर्नीचर के अंडर में आएगा। तो इसीलिए आप यहाँ निकालोगे 10% ऑफ 40,000 प्लस 8,000, ठीक है। यानी कि 10% ऑफ 48,000 जो कि आ जाएगा 4,800, ठीक है। इसको ऐड कर दो, 107,663 में ऐड करो 4800, ये हो गया 112,463, ठीक है। उसके बाद हम लेस करते हैं, अगर कोई भी अमाउंट एम्प्लॉय इस रेंट फ्री हाउस से रिलेटेड एम्प्लॉयर को पे कर रहा है तो यहाँ ऐसा कोई भी अमाउंट नहीं है, इसीलिए कुछ लेस नहीं कर रहोगे। और यही जो हो गया, ये हो गया टैक्सेबल रेंट फ्री हाउस 112,463, ठीक। यहां लिख दो 112,463, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि मिल ने 2 स्मॉल कार दी है इनको, ठीक। तो इसके लिए भी यहाँ स्पेस छोड़ दो और यहाँ पे आ जाओ। देखो भाई, जब भी पहली बात तो कार वाली जाके आप वीडियो देख लो, ठीक। और जब भी कार के बारे में बोला है और 2 कार प्रोवाइड हुई है एम्प्लॉय को, तो हमने पढ़ रखा था कि एक कार को हम कैलकुलेट करेंगे बोथ यूज के फॉर्मूले से और एक कार को हम कैलकुलेट करेंगे प्राइवेट यूज की तरीके से, ठीक। जब भी 2 कार मतलब या 2 या उससे ज्यादा प्रोवाइड है तो एक कार को आप बोथ यूज और बाकी कार को आप प्राइवेट यूज, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे डाल दो हेडिंग कार। अब यहाँ पे 2 स्मॉल कार मिली है, ठीक। तो आप किसी भी एक कार को बोथ यूज से इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब कि कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ देखो, पहली कार से खर्चे हुए 70,000, दूसरी कार से हुए 50,000। तो क्योंकि ये हमारे ऊपर बेस होता है भाई, हमें किस में ज़्यादा फायदा मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं। तो जिसका एक्सपेंस ज़्यादा है, जैसे कि कार 1 का जो है एक्सपेंसेस वो है 70,000 रुपये, तो इसी वजह से हम जिसका एक्सपेंसेस ज़्यादा होता है उसी को हम बोथ यूज़ की तरीके से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कार को हम बोथ यूज़ के तरीके से सॉल्व कर दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें हमारा फायदा है, ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। अब बोथ यूज़ में सबसे पहले तो हम देखते हैं ओन कौन कर रहा है। तो ओन जो है कार वो कर रहे हैं एम्प्लॉयर यानी कि मिल, और एक्सपेंस कौन कर रहा है? तो एक्सपेंस भी कर रहे हैं एम्प्लॉयर। जब भी ओन और एक्सपेंसेस दोनों ही एम्प्लॉयर करते हैं और गाड़ी बोथ यूज के लिए इस्तेमाल हो रही है तो स्मॉल कार का फिक्स होता है कितना? 1800 इंटू 12, तो 1800 इंटू 12, 21,600, ठीक। उसके बाद इसी में ऐड कर देंगे अगर ड्राइवर भी प्रोवाइड हुआ है तो यहाँ ड्राइवर भी प्रोवाइड हुआ है तो ड्राइवर का तो हर कंडीशन में फिक्स होता है 900 रुपये पर मंथ। तो 12 9 108, 10,800 ऐड कर लो इसको। तो ये हो गया 0 0 8 6 14 को 4 कैरी किया 1 2 3 2, 32,400 रुपये जो है वो टैक्सेबल वैल्यू आ गई किसकी? अभी फर्स्ट कार की। पहले यहाँ तक फिर से समझ लो, जब भी एक से ज़्यादा कार प्रोवाइड है तो पहली एक किसी कार को आप बोथ यूज़ की तरह ट्रीट करोगे और बाकी कार को प्राइवेट यूज़ की तरह। यहाँ 2 है तो जिसका एक्सपेंसेस ज़्यादा था तो उसको हमने बोथ यूज़ की तरह इस्तेमाल कर लिया, मतलब कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि उसमें हमारा ज़्यादा फायदा है, ऐसे ही किया जाता है। तो बोथ यूज़ में हमने देखा ओन और एक्सपेंसेस दोनों ही एम्प्लॉयर कर रहा है और बोथ यूज़ है तो स्मॉल कार का फिक्स होता है 1800 पर मंथ इंटू 12 कर दिया।
ड्राइवर भी मिला हुआ है यहाँ पे, तो ड्राइवर का 900 पर मंथ फिक्स होता है। तो ये आ गया फर्स्ट कार का टैक्सेबल वैल्यू। अभी इसको मत लिखना फॉर्मेट में, अभी जो दूसरी कार है उसको कैलकुलेट कर लें, दोनों को ऐड कर दें, तब लिखेंगे हम वहाँ पे, ठीक है। तो अब जो सेकंड कार है उसको आप कैसे, भाई एक कार को आप बोथ यूज की तरह कर चुके, तो अब जो सेकंड कार है जिसका एक्सपेंसेस कम था उसको हम प्राइवेट यूज की तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। बैक करो वीडियो को, जहां पे क्वेश्चन में कार वाला पॉइंट आया था वहां पे मैंने प्राइवेट यूज का जो मतलब फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मेट होता है, वो मैंने दिखाया है आपको, तो वहां से जाके आप देख लो, बाकी आप कार वाली वीडियो भी जाके देख सकते हो, ठीक है। तो प्राइवेट पर्पस का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम लेते हैं एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस, ठीक। तो कितना एक्सपेंसेस है ध्यान देना, फर्स्ट कार का मत उठा लेना। सेकंड कार को हम प्राइवेट यूज की तरह इस्तेमाल कर मतलब सॉल्व कर रहे हैं ना, तो सेकंड कार का एक्सपेंसेस कितना है, देखो 50,000 रुपये है, तो यहाँ लिखो 50,000 रुपये। उसमें हम ऐड करते हैं अगर कोई रेमुनरेशन ड्राइवर को पे किया गया है तो। ध्यान रखना बोथ यूज वाले में फिक्स रहता है टैक्सेबल अमाउंट, यहाँ पे बोल रहा है रेमुनरेशन जो आप पे किए हो ड्राइवर को। तो ड्राइवर को पे कितना हो रहा है ध्यान दो, बोला क्या है सैलरी टू ईच ड्राइवर 5,000 पर मंथ, मतलब कि दोनों हर ड्राइवर को, मतलब जो दोनों ड्राइवर हैं उनको 5-5 हजार रुपये पर मंथ मिल रहा है। तो रेमुनरेशन पे टू ड्राइवर हो गया 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, ये हो गया 60,000, ठीक। रेमुनरेशन पेड टू ड्राइवर के बाद यहाँ पे हो जाएगा डेप्रिसिएशन, ऐड करते हैं हम डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कार, ठीक। तो 10% और कॉस्ट पहले कार का मत लेना, सेकंड कार का लेना। तो बोला गया है कॉस्ट ऑफ ईच कार 3 लाख रुपए, यानी कि दोनों कार एक एक कार जो है 3 लाख रुपए की है, ठीक। तो 10% ऑफ 3 लाख, क्योंकि 3 लाख रुपए की कार थी, 3 लाख का 10% ये हो गया 30,000, ठीक। इतना पहले अमाउंट ऐड कर लेते हैं। फिर से देखो, एक्चुअल एक्सपेंसेस जो है वो लिखा, उसमें ड्राइवर को जो सैलरी पे की गई है वो लिखा, फिर डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से वो लिख दिया, ऐड कर लो तीनों को। तो ये हो गया 1,40,000, ठीक है। उसके बाद हम लेस करते हैं अगर कोई भी अमाउंट एम्प्लॉय को पे किया है, मतलब कोई भी अमाउंट अगर एम्प्लॉय ने इस कार से रिलेटेड एम्प्लॉयर को पे किया हो तो वो लेस कर देते। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तो यही हो गया टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार 2, ठीक है। एक्चुअल एक्सपेंसेस लेना, सैलरी टू ड्राइवर को ऐड करना, डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से ऐड करना प्राइवेट यूज में, ठीक है। तीनों को ऐड कर दिए, और कोई भी अमाउंट एम्प्लॉय ने पे नहीं किया था तो वो लेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब यहाँ लिख दो टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार यूज्ड बाय मिस्टर नायर। तो फर्स्ट कार का टैक्सेबल वैल्यू प्लस सेकंड कार, तो पहले कार का हमने कैलकुलेट किया था वो आया है 32,400, सेकंड कार का आया है 1,40,000, ऐड कर लो दोनों को, ये हो गया 1,72,400, 1,72,400 जो है वो हो गया टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार यूज्ड बाय मिस्टर नायर। तो देखो जब भी एक से ज्यादा कार प्रोवाइड हो
पहले को सॉल्व करना बोथ यूज के तरीके से। अब बोथ यूज में देख लेना क्वेश्चन में कौन सी कैटेगरी, यहाँ ओन और एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर वाली थी, तो कार और ड्राइवर दोनों मिला था, तो ऐसे करके सॉल्व कर दिए। उसके बाद लिखना कि प्राइवेट यूज के लिए, तो प्राइवेट यूज का ये फॉर्मूला होता है, इसके थ्रू सॉल्व करना। फिर उसके बाद दोनों को ऐड कर देना, दोनों को ऐड कर दिए तो ये आ गया, इसको यहाँ पे पुट कर दो। कार का हो गया 1,72,400, ठीक है। कार के बाद यहाँ पे दे रखा है कि रीइंबर्समेंट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर नायर एंड हिज फैमिली मेंबर्स, ठीक है। तो रीइंबर्समेंट कितना हुआ है, मतलब भाई 15,000 रुपये का खर्चा हुआ था जो कि रीइंबर्स हो गया है एम्प्लॉयर के द्वारा, तो रीइंबर्स हो गया है, इसीलिए इनके लिए परक्विजिट हो गया, और परक्विजिट है इसका मतलब कि टैक्सेबल हो गया क्योंकि इनके लिए फायदा था। उसके बाद है बोला गया फ्री लंच और फ्री रिफ्रेशमेंट, ठीक। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं और क्वेश्चन में भी बताया हूं कि फ्री रिफ्रेशमेंट जब भी दिखा हो, ये वर्ड रट लो इसको, फ्री रिफ्रेशमेंट है तो ये टैक्स फ्री परक्विजिट होता है, टैक्स फ्री। अब समझ ही गए होगे, मतलब इस पे रिफ्रेशमेंट पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, नील कर दो यहाँ पे, ठीक, एग्जेम्प्ट लिख दो। और फ्री लंच, लंच का हमने लास्ट सेकंड वीडियो जो थी इंट्रोडक्शन की उसमें पढ़ा था, 50 रुपए पर मील तक एग्जेम्प्ट होता है। तो एक मील था, ध्यान देना कैसे सॉल्व कर रहा हूं, एक मील था 60 रुपए का, रूल कहता है कि पर लंच पर मील 50 रुपए एग्जेम्प्ट होता है, और कितने दिन के लिए, तो 250 दिन के लिए, मल्टीप्लाई कर दो 250। फिर से देखो 60 रुपए का एक मील था, ठीक, और रूल कहता है 50 रुपए पर मील एग्जेम्प्ट रहेगा, तो 60 - 50 कर दो और इंटू कर दो 250, तो 60 - 50 हो गया 10 और इंटू 250 हो गया 2500। बाकी इसका एक जेन्युइन फॉर्मूला होता है, अगर आप वैसे भी करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। देखो आपको करके दिखा देता हूँ। 60 रुपए एक मील का था, तो 60 इंटू 250 कितना होगा देखो, तो ये हो गया 60 इंटू 250, ये हो गया 15,000 रुपए, ठीक। उसके बाद रूल कहता है 50 रुपए पर मील एग्जेम्प्ट रहेगा, कितने दिन तक खाया था इन्होंने, 250 दिन तक, तो 25 5 1250 होना चाहिए, फिर भी देख लेते हैं। ये हो गया 12500, इसको लेस कर लो, 0 0 10 में 5 5 4 में 2 2, देखो 2500 ऐसे भी वही आया टैक्सेबल वैल्यू, और यहाँ पे इस तरीके से भी वही आया, ठीक है, आप देख लो। लंच हो गया। उसके बाद है इन्होंने खुद भी कंट्रीब्यूट किया है आरपीएफ में और एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूट किया है। जो खुद का कंट्रीब्यूशन होता है आरपीएफ में वो नहीं आता है क्योंकि वो ऑलरेडी सैलरी में जुड़ा होता है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, लेकिन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हम लेते हैं आरपीएफ में, मगर कितना, ये हमने फॉर्मेट में भी पढ़ा था और प्रोविडेंट फंड वाली वीडियो में भी, कि इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। कहने का मतलब सैलरी का एक फॉर्मूला होता है, उसके 12% तक एग्जेम्प्ट, उससे जितना ज्यादा है केवल उतना ही टैक्सेबल। तो वहां स्पेस छोड़ो, हेडिंग डालो आरपीएफ। सबसे पहला काम सैलरी फॉर आरपीएफ कैलकुलेट करो। बेसिक सैलरी प्लस डीए ऑन रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स। बेसिक सैलरी है 8,40,000। क्वेश्चन में ऐसे नहीं बताया गया है कि कितना डीए रिटायरमेंट पे है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि हाफ डीए इज कंट्रीब्यूटेड इनटू आरपीएफ। इसका मतलब कि हाफ डीए जो है वो हो गया रिटायरमेंट पे। तो टोटल डीए कितना था, 60,000 रुपए। तो 60,000 का आधा जो है वो रिटायरमेंट पे है, और वैसे भी बोला है कि हाफ डीए इज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स आरपीएफ, तो हाफ डीए रिटायरमेंट पे हो गया। बाकी डीपी और कमीशन ऑन सेल्स है नहीं। फिर से लिख दो 8,40,000 प्लस 60,000 का 50% 30,000, ये हो गया 8,70,000,
ठीक, अब सिंपली जो हम फॉर्मूला लगाते हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये सब मैंने प्रोविडेंट फंड वाली एक अलग से वीडियो बनाई है, उसमें समझाया है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू, और आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, पहले की 7 वीडियोस हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, इतना सैलरी था, बोला गया है एम्प्लॉयर ने इसका 14% कंट्रीब्यूट किया है। 8,70,000 का 8,70,000 का 14%, ये हो गया 1,21,800, 1,21,800। इसमें से लेस करते हैं 12% ऑफ सैलरी, ये वाली, तो 12% ऑफ 8,70,000, ये आ गया 1,04,400। ठीक, इसको लेस कर लीजिएगा, 004 n-4 7 और 101, ये हो गया 17,400। ये आ गया आपका टैक्सेबल आरपीएफ। ठीक है, सबसे पहले सैलरी फॉर आरपीएफ निकाला, फिर एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो लिख दिया यहाँ पे, फिर उसमें से 12% एग्जेम्प्ट रहता है, उतना हमने लेस कर दिया, ये आ गया 17,400। एक और तरीका है जिससे आप निकाल सकते हो, देखो भाई, टैक्सेबल परसेंट, तो कंट्रीब्यूशन कितना था एम्प्लॉयर का 14, जिसमें से 12% एग्जेम्प्ट रहता है, तो 2% जो है वो टैक्सेबल हो गया, तो सीधे सीधे आप इसका 2% भी निकाल के देख लो, यही आएगा। बाकी ये एकदम जेन्युइन फॉर्मूला है, यहां तक इससे आप करोगे तो ये ज्यादा बेटर है। इसको आप फॉर्मेट में पुट कर दो, 17,400। ठीक है, बाकी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं लेते हैं आरपीएफ में, क्योंकि वो ऑलरेडी सैलरी में जुड़ा रहता है। ठीक है, और कुछ दे नहीं रखा है, इसको ऐड करो, फिर से मैच कर लो। बेसिक सैलरी हो गया, डीए इंटरटेनमेंट अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस हो गया, फिर उसके बाद रेंट फ्री हाउस हो गया, फिर 2 स्मॉल कार हो गया, रीइंबर्समेंट ऑफ ट्रीटमेंट हो गया, और फिर उसके बाद है आपका लंच हो गया, रिफ्रेशमेंट एग्जेम्प्ट रहता है, और फिर आरपीएफ का कंट्रीब्यूशन। इन सबको ऐड कर लो। इन सबको ऐड करने पे ये आ गया 12,40,763। ये भी क्या आया है, ये अभी आया है ग्रॉस सैलरी। कितना आ गया, 12,40,763। ग्रॉस सैलरी में से हम लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। पहला जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन वो फिक्स्ड होता है, इसका अमाउंट जो है वो अभी फिक्स्ड है, कितना, 50,000, सीधे आउटर कॉलम में 1-2। क्यों, उसके बाद लेते हैं इंटरटेनमेंट अलाउंस, लेकिन ये है प्राइवेट एम्प्लॉय, तो प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में इंटरटेनमेंट अलाउंस को डिडक्शन नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि ये प्राइवेट एम्प्लॉय है। उसके बाद लेते हैं एम्प्लॉयमेंट, सिर्फ इंटरटेनमेंट अलाउंस का सरकारी कर्मचारी को रिडक्शन मिलता है। ठीक है, तो ये प्राइवेट है इसलिए नहीं मिलेगा। फिर एम्प्लॉयमेंट टैक्स तो वो नहीं है यहाँ पे, तो इसको लेस कर दो, 12,40,763 माइनस 50,000, ये हो गया 11,90,763 टैक्सेबल सैलरी। ठीक, पूरा क्वेश्चन फिर से देख लो, ये रहा क्वेश्चन, ये हो गया आपका फ्री लंच तक, फिर उसके बाद ये आ गया आपका टैक्सेबल सैलरी। ठीक है, ये आ गया आपका रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ये हो गया आपका रेंट फ्री हाउस, यहां तक, फिर उसके बाद कार का देख लो, कार 2 थी तो पहली कार का ट्रीटमेंट ये है यहां तक, और दूसरी कार का ट्रीटमेंट ये रहा यहां तक, और टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार यहां पे आ गई।